साथियों, आज इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है और आज का हमारा विषय है शिक्षा और सद्भाव, एजुकेशन एंड सेकुलरिज्म। मैं 6 बातों की चर्चा करूँगा। एक है शिक्षा का लक्ष्य क्या है, दूसरा शिक्षण संस्थाओं पर निजीकरण और सांप्रदायिक रेजिमेंटेशन का खतरा, तीसरा है शिक्षकों पर दबाव देश में और दुनिया में, चौथा रिसर्च की फंडिंग, पांचवा एकल विद्यालय और छठा शिक्षा आंदोलन की दिशा। शिक्षा के लक्ष्य के बारे में मुझे 1937 का गांधी जी का बयान बताना है, जब वर्धा में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके अध्यक्ष बने। उस वक्त गांधी जी ने एक बात कही जिसको मैं अपने शब्दों में रखता हूँ। चर्चा चल रही थी कि भाई किस स्तर तक की शिक्षा, अगर हिंदुस्तान आज़ाद होने वाली है तो हमें अपनी शिक्षा नीति बनानी है तो हमारा लक्ष्य क्या हो। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि भाई प्राइमरी शिक्षा सबको मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य हो। गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि स्वावलंबन के स्तर तक की शिक्षा सबको मिलना सबका हक है। मतलब ये कि आदमी अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके, इतने स्तर का उसका दिमागी विकास, सोच उसमें पैदा हो जाए और अपनी गुजर बसर खुद कर सके, इतनी तकनीकी शिक्षा उसको मिल जाए। ये गांधी जी ने बात रखी। दरअसल हर आदमी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही बसर करता है। जितने भी संसाधन उसके पास हैं, दिमागी हालत जो है, आर्थिक हालत जो है, उसी हिसाब से बसर करता है। लिहाजा शिक्षा सबकी ज़रूरत है, बड़े ज़्यादा अक्लमंदों की भी और कम अक्लमंदों की भी। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के ज़रिए आज़ादी आनी चाहिए, प्रेजुडिस से आज़ादी यानी गलत धारणाओं से आज़ादी हासिल हो, दबाव यानी गुलामी या घुटन से आज़ादी आदमी को मिले और इलिटिज़म से भी आज़ादी मिले। बड़प्पन का जो दुर्भावना पैदा हो जाती है उससे भी इंसान को आज़ादी मिले। तो ये शिक्षा का मैं समझता हूँ कि लक्ष्य दुनिया में माना जाता है। अगली बात मैं रखना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं का जो निजीकरण का दौर चल रहा है, वैसे तो 1991 में देश में प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ और उससे दिक्कत ये पड़ी कि सरकार ने शिक्षा की तरफ से अपने हाथ खींच लिए और स्वास्थ्य की तरफ से अपने हाथ खींच लिए। यानी शिक्षा का बजट जो मांग चली आ रही थी कि जीडीपी का 6% होना चाहिए, उस तरफ हमारे कदम रुक गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई चीज़ निकल के आई कि टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक, वो रेगुलर शिक्षक का अपॉइंटमेंट नहीं होता। ज़्यादातर अपॉइंटमेंट एडहॉक टीचर्स के, गेस्ट टीचर्स के या शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक वगैरह के होते हैं, जिनकी तनख्वाह रेगुलर शिक्षक से आधी या चौथाई होती है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निजीकरण का ये खड़ा हुआ कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका काफ़ी कम महत्व की रह गई। दूसरी बात ये हुई कि इसी पीरियड में हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण का दौर चला। ख़ासतौर से जब जब ऐसी सरकारें आईं जिनकी आइडियोलॉजी सांप्रदायिकता की है, उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में तब्दीलियाँ की, शिक्षा के वातावरण में तब्दीलियाँ की और ऊपर, सबसे ऊपर तो उन्होंने बिठाए ऐसे वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स कि जो इसी नेटवर्क का हिस्सा है, इसी सोच का हिस्सा है। तो उन्होंने एक रेजिमेंटेशन से खड़ा कर दिया, अगर आप उस गुट में शामिल हो गए तो आपकी तरक्की होगी, आपके लोगों की भर्तियाँ होंगी, वरना आप दायरे से बाहर। तो ये एक रेजिमेंटेशन का सिलसिला, और सूरत ये इतनी ख़राब हो गई कि आज विद्यार्थियों को अगर कोई नाटक भी करना पड़ जाए जो संकीर्णता पर या शोषण के सवाल पर हो, तो उसको इजाज़त मिलना बहुत मुश्किल है। अभी सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान जब देश में चल रही थी प्रोटेस्ट, तो मैं कुछ कॉलेजेस में गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के, और वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा क्रिएटिव नाटक रखना चाहते थे ताकि हमारे अंदर की घृणा खत्म हो जाए, घमंड खत्म हो जाए, दुर्भावना खत्म हो जाए। तो उनको वहाँ के प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, जबकि वहाँ पर
हर चीज़ की इजाज़त है। हमारे जैसे IIT था, यहाँ पर 1989 में रामशिला पूजन हुआ। इसकी तो इजाज़त आपको है। जिस चीज़ ने हिंदुस्तान में नफरत की आग लगाई उसकी तो इजाज़त है। लेकिन अगर आप जुनून ठंडा करने का कोई नाटक करें या कोई क्रिएटिव राइटिंग करें, कोई लेक्चर कराना चाहें, उस पर हमले होते हैं। ये वातावरण बहुत ख़राब है। एक चीज़ और निकल के आ गई, जैसे हमारे IIT में आजकल एक चल रहा है उन्नत भारत अभियान, पहले वैल्यू एजुकेशन चलाई गई। ये ऐसी चीज़ें निकाली गई ताकि इस कैडर को, जो जुनूनी कैडर है, उनके लिए तो रास्ता मिल जाए, उनसे अपने संस्थाओं से बाहर के कैडर से भी आप जुड़ जाओ। लेकिन प्रगतिशील सोच के लिए गुंजाइश घटी है। एक बात और कि पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए वो इस बदनीयती से किए गए या किए जा रहे हैं। जैसे इतिहास का, एक तो इतिहास होता है भाई फैक्चुअल स्टेटमेंट, और राजाओं के इतिहास ज़्यादातर पढ़ाए जाते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे सिलसिला बदला तो जनता का, किसानों का, मजदूरों का और दूसरी जो धाराएं समाज में चलती हैं उनका जिक्र होने लगा। असली इतिहास तो वो है, जनता का इतिहास तो वो है। उसको कैसे रोक के और एक नकली इतिहास खड़ा किया जाए ताकि घृणा पैदा होगा, एक दूसरे से द्वेष पैदा हो, तो वो एक चीज़ सिलसिला। एक और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कि साहब वो हमारे पुराने ज़माने के ग्रंथों में बड़ी चीज़ें थीं। ग्रंथों का महत्व है और वो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से है, ताकि हमारे अंदर की दुर्भावना ख़त्म हो, हम सच्चे बने। इसलिए हैं वो सारे के सारे दृष्टांत हैं। लेकिन उसको जो हम प्रेजेंट करते हैं कि साहब वो विज्ञान था, अपना बड़प्पन जताने के लिए हम तो नुकसान करते हैं। पहला नुकसान तो ये करते हैं कि साइंस का एक प्रोसेस है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, उससे कुछ नतीजे निकालो और फिर नया एक्सपेरिमेंट करो। तो रीजनिंग उसका एक ख़ास अहम हिस्सा है साइंस का। इधर आप उस चीज़ को तो कुंठित करते हैं और ऊपर से क्योंकि लोगों के लिए साइंस पढ़ने के, इंजीनियरिंग पढ़ने के मौके बहुत कम हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं उस ज़रूरत पर, और आप कहते यही पढ़ लो आप कि गणेश जी ने दूध कैसे पिया या गणेश जी को सूंड कैसे लगा दी गई। अब इस प्रकार की चीज़ों से आप दोहरा नुकसान करते हैं, आध्यात्मिक पतन और क्रिएटिव थिंकिंग पर रोक। तो ये हमारे सामने ख़तरा है। और इस बीच में फ़ीस बढ़ाने का सिलसिला और चल पड़ा। मैं आपको अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका में जो फ़ीस है पढ़ाई की, वो वहाँ की पर कैपिटा इनकम से लगभग 1/3 या 1/4 है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और 12वीं तक की तो फ्री है। पूंजीवादी मुल्क है अमेरिका। और जहाँ तक आज़ादी की बात है, वहाँ के वातावरण में अमेरिका दुनिया के लिए साम्राज्यवादी मुल्क रहा है। लेकिन शिक्षा के स्तर पर अगर अपन जाएं तो वहाँ पे ना तो जातीय घमंड, ना रेसिज्म, ना ये फ़र्क कि आप हिंदुस्तानी हैं कि अमेरिकन हैं, काले हैं कि गोरे हैं। इस पे काबू पा लिया उन लोगों ने। प्रोफेसर पक्षपात नहीं बरता विद्यार्थियों में, और फीस कम रखी गई है, तो लिहाजा वहाँ के लगभग 50% बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जर्मनी में तो फीस फ्री है यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये पूंजीवादी मुल्क हैं। ये आप ना सोचें कि सिर्फ समाजवादी नारा है ये और लिहाजा हम पीछे खिसक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो दोनों बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि शिक्षण संस्थाओं को सांप्रदायिक वातावरण से मुक्त किया जाए, रेजिमेंटेशन से मुक्त किया जाए, और सरकार उनको कम खर्चे पर, एफोर्डेबल फीस पर बच्चों को वहाँ पर शिक्षा मुहैया कराए। शिक्षकों के बारे में मुझे आपको एक बात ख़ास तौर से करनी है कि शिक्षक का आर्थिक स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। और उसकी अमेरिका का हम उदाहरण देते हैं कि भाई वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट लार्जली 5 साल के लिए होता है, नॉन टेन्योर होता है। उस बीच में अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो आप पक्के हो जाओगे, फिर ज़िंदगी भर के लिए पक्के रहोगे, वरना नहीं। तो अब आजकल हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, लेकिन उसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अमेरिका में अगर किसी आदमी को टेन्योर नहीं मिलता है तो उसके लिए किसी कंपनी में फ़ौरन जॉब मिल जाता है और अच्छी नौकरी का जॉब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे हिंदुस्तान में तो अगर आपने 5 साल किसी कॉलेज में पढ़ा लिया, 10 साल पढ़ा लिया,
तो आपके लिए बाहर अगर नौकरी से हटा दिया गया तो आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी खतरा ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, वो अमेरिका में भी है। मैं बताता हूँ आपको कि अमेरिका में आपको टेन्योर हासिल करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लाने पड़ते हैं। वो रिसर्च प्रोजेक्ट, ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आसानी से जो मिलते हैं वो डिफेंस वाले मिलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे लोग जो अमेरिका की शस्त्र नीति से या विदेश नीति से प्रभावित नहीं हैं या उसके हक में नहीं हैं, उनको भी मजबूरन वो प्रोजेक्ट लाने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि रिसर्च के मामले में ऐसी धारणा, ऐसा सिचुएशन ठीक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो हम रिसर्च पर बहुत कम खर्च करते हैं, 0.6% ऑफ GDP खर्च करते हैं। चीन में गया था एक दफ़ा तो पता लगा कि 2.1% वो खर्च करते हैं GDP का। अगर आप GDP का इतना पैसा खर्च करेंगे, 2.1% ऐसा कुछ, तो आप कॉलेज के शिक्षकों को रिसर्च में इन्वॉल्व करेंगे, और जो शिक्षक रिसर्च में इन्वॉल्व होता है वो शिक्षण भी अच्छा करता है। तो शिक्षा के विकास की शर्त है कि रिसर्च में आप अपना पैसा बढ़ाएं। मैं एकल विद्यालय का जिक्र करना चाहता हूँ। एकल विद्यालय RSS के लोग चलाते हैं, गुजरात में चलाए। तो एक टीचर चलता है पूरे स्कूल में। उससे नुकसान ये हुआ कि एक तो पढ़ाई ठीक होती नहीं है, हर कक्षा के लिए एक टीचर चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन हुआ ये कि जिन जिन इलाकों में एकल विद्यालय खोले गए, जिन जिन राज्यों में इन लोगों ने खोले, उनमें कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि जब भी दंगे फसाद हुए तो मॉब खड़े हो गए। 2002 की गुजरात हिंसा में 157 लोग आदिवासी क्षेत्र में मारे गए थे, गोधरा के और पंचमहाल जिले के और दाहोद जिले के। वो हमले आदिवासियों ने किए, गरीब आदिवासी। उनमें से सब आदिवासियों को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक एलिमेंट खड़ा कर लिया आपने, जुनूनी एलिमेंट उसमें से, और उनको इकट्ठा कर लिया पूरे जिले के स्तर पर और उनके हमले करवा दिए गाँव में। ये चीज़ बड़ी खौफनाक है। तो एकल विद्यालयों की पढ़ाई लिखाई का स्तर भी खराब, और ऊपर से जुनून और पैदा कर दिया गया। ये हमारे सामने बड़ी गंभीर चुनौती है। तो आजकल हमारे आंदोलन की दिशा क्या हो? मैं सोचता हूँ कि कॉलेज के विद्यार्थियों में एक चेतना पैदा हो गई है कि हमारे लिए इस रेजिमेंटेशन से आज़ाद होना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में मैं गया तो अच्छी खासी तादाद लड़कियों की है जो इस बात से जागरूक है। मैं सोचता हूँ कि उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात ये कि टीचर्स के रेगुलराइजेशन का, कि टीचर की रेगुलर नियुक्तियाँ हों, इस सवाल पर शिक्षक आंदोलित हैं और हमें उसको आगे बढ़ाना है। और तमाम और चीज़ें हैं कि फीस अफोर्डेबल हो, उसको फीस के सवाल पर भी बच्चे आंदोलित हैं, उनको आगे उठाना है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थियों के आंदोलन अगर समाज में चलने वाले नागरिकता के सवाल पर जो आंदोलन चला या और सवाल पे आंदोलन, किसानों के आंदोलन चले, इनसे जुड़ेंगे तो ये आंदोलन कामयाब होंगे। शिक्षा तभी सार्थक है जब वो हमें संवेदना पैदा करें, समाज के हर तबके के दुख दर्द और शोषण का हमें एहसास हो। और मैं सोचता हूँ कि ये काम हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।